Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is यूज ऑफ कीमोथेरापेटिक ड्रग्स। तो हमने पास पेपर से कीमोथेरापेटिक ड्रग की फार्माकोलॉजी के 12 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था और इसके तकरीबन 84 क्वेश्चंस है। तो आई थिंक इसके ऊपर 10-12 पार्ट्स बन जाएंगे क्योंकि जिस रफ्तार से हम कर रहे हैं उसमें तो साल लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द 6 क्लिनिकल यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो 6 क्लिनिकल यूजेस ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो हमें पहले चैप्टर को छोड़ के जिसका नाम है बीटा लैक्टिव एंटीबायोटिक एंड अदर सेल वाल सेल मेम्ब्रेन एक्टिव एंटीबायोटिक्स, इस चैप्टर में आना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर आपने टेट्रासाइक्लिन्स पढ़नी है, मैक्रोलाइड्स पढ़ना है, क्लिंडामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड ऑक्सैलिडाइनोन्स। ठीक हो गया। जिनकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ क्लोराम्फेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन की है, जबकि मैक्रोलाइड और कीटोलाइड की मॉडरेट स्पेक्ट्रम है। आपने इसको याद रखना है, केएम से, केएम वाली होती है ना एंजाइम की। टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम्फेनिकोल इसकी मेन ड्रग होती है। सिर्फ टेट्रासाइक्लिन के अलावा बाकी सारी जो ड्रग्स होती है उन्होंने जाके 50S राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर जाके बाइंड करना है। जो टेट्रासाइक्लिन है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, पेक्टिनोमाइसिन, इन तीन ने जाके 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करना है। अब हम देख लेते हैं टेट्रासाइक्लिन के क्लिनिकल यूजेस। तो टेट्रासाइक्लिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ठीक हो गया। और कहते हैं कि जो डॉक्सीसाइक्लिन है ये जाके प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती है। टेट्रासाइक्लिन की एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी किन किन के लिए अगेंस्ट होती है? पहली बात, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए होती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ग्राम स्टेनिंग नहीं लेते होते, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। CR, क्लैमिडिया, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा और कुछ प्रोटोजोआ, उनके लिए टेट्रासाइक्लिन हम यूज़ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है इफ्लक्स पंप है। जो इफ्लक्स पंप होता है, पहला मैकेनिज्म इफ्लक्स पंप है और दूसरा मैकेनिज्म ये है कि इसने जिस राइबोसोमल प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करना है, ठीक है, तो उस राइबोसोमल प्रोटीन को प्रोटेक्ट करने वाली राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन है, क्योंकि इसने 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करना होगा। ठीक हो गया। लेकिन वहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए जो जो प्रोटीन होती है उसका नाम है राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन। ठीक हो गया। लेकिन ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म टीगेसाइक्लिन के अगेंस्ट काम नहीं करते। टीगेसाइक्लिन एक ग्लाइसिल साइक्लिन डेरिवेटिव होती है, जिसकी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, टीगेसाइक्लिन इस्तेमाल होती है ग्राम पॉजिटिव कोकाई रेजिस्टेंट मर्सा के लिए और विरी के लिए। मर्सा विरी से आपने याद रखना है। मर्सा मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस और वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई। ठीक हो गए, इनके लिए यूज़ करते हैं। कुछ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म जो बीटा लैक्टेमस प्रोड्यूस करते हैं, CR, क्लैमिडिया, रिकेट्सी और माइकोबैक्टीरिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्या ये माइकोबैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं टीगेसाइक्लिन? हम पहले जाते हैं एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे टीगेसाइक्लिन लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इस्तेमाल करते हैं माइकोबैक्टीरिया में। ओके, चलो नहीं लिखा हुआ तो इनकी अपनी मर्ज़ी। हम इनके क्लिनिकल यूजेस को बात करते हैं। तो पहली बात है कि किन किन के लिए अगेंस्ट काम करते हैं? रिकेट्सिया, क्लैमिडिया, माइकोप्लाज्मा और प्रोटोजोआ के लिए। अब इसके प्राइमरी यूजेस देख लेते हैं। प्राइमरी यूजेस हैं माइकोप्लाज्मा, CR से क्या रखना है याद, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। क्लैमिडिया रिकेट्सिया के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ स्पाइरोकीट्स के लिए, क्योंकि स्पाइरोकीट्स भी अलग क्लास में से आती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के अंदर नहीं आते होते स्पाइरोकीट्स। माइकोप्लाज्मा के लिए आती है, कुछ प्रोटोजोआ के लिए भी आ जाती है। ठीक है, प्रोटोजोआ के लिए आ जाती है। कहते हैं कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को ठीक करने के लिए हम डॉक्सीसाइक्लिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइमरी यूज़ क्या होगा? प्राइमरी यूज़ CRSM, इस तरह आपने याद रखना है। सेकेंडरी यूज़ ये साइफिलिस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, और ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन काज बाय ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये सेकेंडरी यूज़ है जो ज़्यादा पूछा नहीं जाता होता। सिलेक्टिव यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेट्रासाइक्लिन में जो स्पेसिफिक टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन एक पूरी क्लास का नाम है। टेट्रासाइक्लिन एक सिंगल आइसोलेटेड ड्रग का नाम है। ये हेलिकोबैक्टर पायलोरी के अंदर इस्तेमाल होती है टेट्रासाइक्लिन। लाइम डिजीज़ के अंदर जो इस्तेमाल होती है वो डॉक्सीसाइक्लिन इसी के अलावा अमीबियासिस और मलेरिया, दोनों के दोनों प्रोटोजोआ है। हमने कहा था ना कि प्रोटोजोआ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो अमीबियासिस और मलेरिया के लिए इस्तेमाल होती है। मेनिनजोकोकल के लिए मीनो मेनिनजो। ठीक हो गया। डॉक्सीसाइक्लिन लाइम से एल आ रहा है तो एल से लाइम डिजीज़, और इसके साथ प्रोटोजोआ में भी इस्तेमाल होती है। इसके साथ डिमिक्लोसाइक्लिन है, ये सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जबकि टीगेसाइक्लिन की इंपॉर्टेंस आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होती है उनके लिए इस्तेमाल होती है।
जैसे मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, वेनिकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई, बीटा लैक्टिमेस प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, और CR वाला फार्मूला आपने याद रखना है। इसकी टॉक्सिसिटी को याद करने के लिए पीपल लाइक गोइंग फॉर वर्सेटाइल ट्रिप। पी से पीपल, तो पी से फोटो सेंसिटिविटी, लाइक गोइंग पसंद करते हैं जाना, ठीक हो गया। तो इस एल से क्या बनेगा, आपने एल से लीवर बन जाएगा, लीवर की डिसफंक्शन हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो सकता है। गोइंग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, कैंडिडियासिस हो सकती है, स्टाफिलोकोकस ऑरियस कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल का सुपर इन्फेक्शन हो सकता है। F4, एफ से क्या बनेगा, एफ से आई थिंक एफ से को छोड़ के एफ से नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो जाता है। वी से वर्सेटाइल वर्टिगो हो सकता होता है। ट्रिप्स से आपने याद रखना है तीत के ऊपर इसका तीत की डिस्कलरेशन हो जाती है, टूथ इनेमल की डिस्प्लेजिया और इरेगुलरिटी हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये आपको प्राइमरी यूज़, सेकेंडरी यूज़, सेलेक्टिव यूज़, तो प्राइमरी और सेलेक्टिव यूजेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी के अंदर आप साइफिलस याद रख लेना, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन साइफिलस यही स्पायरोकीट्स की वजह से होता है। ट्रिपोनीमा पैलिडम की वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए होता है, लेप्टोस्पायरोसिस और एक्ने वगैरह। तो इसके प्राइमरी, सेकेंडरी और सेलेक्टिव यूजेस और टीगेसाइक्लिन के भी आपने यूजेस को देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनुमरेट 4 ड्रग्स यूज टू ट्रीट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी। अब हेपेटाइटिस की ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं। तो हेपेटाइटिस की जो ड्रग्स होती हैं, दोबारा से देख लेते हैं ड्रग्स को। तो कौन कौन से वायरस इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है एंटी वायरल ड्रग्स, हम पहले ये चैप्टर निकाल लेते हैं। तो एंटी वायरल ड्रग हर्पीज़ के लिए मैं आपको मीमोनिक बताया था, AGF। ए से एसाइक्लोवीर है, जी से जेंसीसाइक्लोवीर और एफ से फोस्टकार्नेट हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि HIV के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। फ्यूजन इनहिबिटर होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि न्यूक्लियोसाइड और नॉन न्यूक्लियोसाइड इंटीग्रेस इनहिबिटर होते हैं, प्रोटीज इनहिबिटर होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा के लिए एमेंटाडीन, वेमेंटाडीन, जेनामेविर और सिल्टामेविर। लेकिन जो हेपेटाइटिस की बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस के अंदर इंटरफेरोन अल्फा आता है, लेमिविडिन आता है, बोसीप्राविर, सोफेस्ब्यूविर और रिबाविरिन। मेरी ज़बान पे चढ़ भी नहीं रहे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि विरिन, बोविर, प्राविर, ये इसके 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं। जबकि व्यूडीन और इंटरफेरोन अल्फा ये भी यूज़ होते हैं। अब हेपेटाइटिस बी के लिए ड्रग्स पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये वाला टेबल निकालते हैं, एंटी एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स, ठीक हो गया। स्पेसिफिकली हमें हेपेटाइटिस बी का देखना चाहिए ना, तो हेपेटाइटिस बी के लिए हम यहाँ पे आते हैं, यही टेबल है आई थिंक। इंटरफेरोन गामा यूज़ करते हैं, एफिडोविर और डिपीवॉक्सिल है, एंटीकेविरा, लेमिविडिन है, टेलबिविडिन है, रिबाविरिन है, सोफोस्बुविर है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, सोफेस्ब्यूविर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सोफेस्ब्यूविर, ठीक है। तो जो सोफेस्ब्यूविर और रिबाविरिन आखिरी वाली जो 2 ड्रग है, ये हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए भी इस्तेमाल होती है, बाकी सारी तो हेपेटाइटिस बी के लिए इस्तेमाल होती है। इन ड्रग के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सारे की सारी ड्रग क्यूरेटिव नहीं होती, सारी की सारी सप्रेसिव होती है, सिवाय एक है, उसका नाम है रिबाविरिन। रिबाविरिन सप्रेसिव नहीं होती, क्यूरेटिव होती है। बाकी सारी क्या होती है, बाकी सारी सप्रेसिव होती है, क्यूरेटिव नहीं होती। तो इंटरफेरोन अल्फा याद रखना है, लेमिविडिन याद रखना है, और क्या याद रखना है आपने, बोसीप्राविर, सोफोस्ब्यूविर और रिबाविरिन। थोड़े से बहुत इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। जो इंटरफेरोन अल्फा होता है, इंटरफेरोन अल्फा ये साइटोकाइन है, जिसने जेनस काइनेज से जैक स्टैट पाथवे से जाके काम करना होता है। इसने करना क्या, इसने हमारी बॉडी के तमाम सेल पे जाके काम करना होता है। इसने हमारी बॉडी के जो होस्ट सेल हैं उनमें राइबोन्यूक्लियस की एक्टिवेशन करा देनी है। ये राइबोन्यूक्लियस वायरस के mRNA को तोड़ देता होता है, तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जबकि इसके बाद जो दूसरी है एडिफोविर और डीपीवॉक्सिल है, ये करती क्या है, ये एडिफोविर ये क्या है, प्रो ड्रग होती है, ठीक है। मतलब इनकी एक्टिवेशन रिक्वायर होती है, पहले इनकी एक्टिवेशन होनी होती है। इनका फंक्शन क्या, इनका फंक्शन ये है कि डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देना। जबकि एंटीकेवर ये भी डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है। लेमिविडिन, एल से लेमिविडिन और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करती होती है। रिबाविरिन ये रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देती है, डीएनए और आरएनए वायरसेस को, ठीक हो गया। रेप्लिकेशन वाले स्टेप्स को, बहुत सारे स्टेप्स को ब्लॉक कर देती है। स्पेसिफिकली जो ड्रग्स करती है क्या, ड्रग्स जीटीपी के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से, और ये एमआरएनए की वायरल कैपिंग को, वायरल एमआरएनए की कैपिंग को और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इनको भी ब्लॉक कर सकती है। तो उसके बहुत सारे फंक्शन है रिबाविरिन के। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ न्यू ड्रग्स है जो हमारे किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी ड्रग्स थी हमारे, ये तो हमारा होस्ट सेल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इंटरफेरोन अल्फा, एडिपोविर और डीपीवॉक्सिल है, ये हेपेटाइटिस बी डीएनए पॉलीमरेज होती है। एंटाकेविर ये भी डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है। लेमिविडिन क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, जिस तरह HIV में भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर न्यूक्लियोसाइड और नॉन न्यूक्लियोसाइड वाले इस्तेमाल होते हैं। जबकि लास्ट में रिबाविरिन है। रिबाविरिन
सप्रेसिव नहीं होती, बाकी सारी सप्रेसिव होती हैं, ठीक है। तो इसने बहुत सारे स्टेप को ब्लॉक कर देना है, जीटीपी के फॉर्मेशन को ब्लॉक करके, कैपिंग को ब्लॉक करके और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करके इसने काम करना है रिबाविरिन ने। और ये रिबाविरिन और सोफिस्ब्यूविर इसमें इस्तेमाल होती है, किसके अंदर, हेपेटाइटिस सी वायरस में भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो फिर हम इसकी सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अब एक्सप्लेन द रेशनल फॉर द फॉलोइंग, कि अगर हम आइसोनियाजाइड देते हैं तो आइसोनियाजाइड के साथ पीरियडॉक्सिन क्यों देते हैं, या मेट्रोनिडाजोल के साथ डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट क्यों ऐड करते होते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हम देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को याद करने वाला निमोनिक था स्ट्राइप, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन था, ठीक हो गया, स्ट्राइप। एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन था, आर से रिफेम्पिन था, आइसोनियाजाइड, पिराजिनामाइड, एथेम्ब्यूटोल था। इनका आपको रेजिमेंट आना चाहिए। रेजिमेंट क्या होता है, रेजिमेंट अगर आइसोनियाजाइड से रेजिस्टेंस कम होती है, 4% से कम होती है, तो आप आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिन और पिराजिनामाइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। आईआरपी इस्तेमाल करते हैं या प्री इस्तेमाल करते हैं, पराई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आइसोनियाजाइड से रेजिस्टेंस आ जाती है तो फिर रिफेम्पिन और पिराजिनामाइड के साथ आपको इथेम्ब्यूटोल या स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐड करना पड़ता होता है। तो ये रेजिमेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक हो गया। जबकि अल्टरनेटिव रेजिमेंट में आप आईआर इस्तेमाल करते हो, फिर आईआर के साथ या फिर आई के साथ इथेम्ब्यूटोल भी यूज़ कर सकते हो, ये अल्टरनेटिव रेजिमेंट है। हम बात कर रहे थे पीरियडॉक्स आइसोनियाजाइड की। तो आइसोनियाजाइड किस तरह से काम करती है, आइसोनियाजाइड क्या करती है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। ये एसीपी रिडक्टेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, कीटोनोल रिडक्टेस, जो कि क्या करता है, जो क्या करता होता है, ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस करवाता होता है। इसके रेजिस्टेंस के लिए कैट जी जीन होता है जो कि कैटालेज पेरोक्सीडेज को कोड करता है। ये कैटालेज पेरोक्सीडेज इसकी एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी अगर मेरी बोलने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है तो उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा आइसोनियाजाइड ए जीन होता है जो एसीपी रिडक्टेज को कोड करता होता है, इनके ज़रिए रेजिस्टेंस होती है। कहते हैं कि आइसोनियाजाइड जब देते हैं तो आइसोनियाजाइड की वजह से विटामिन B6 पीरियडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, मसल की ट्विचिंग हो सकती है, इंसोम्निया हो सकती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए 25 से लेकर 50 मिलीग्राम पीरियडॉक्सिन देना पड़ता है, ठीक है। और आइसोनियाजाइड हिपैटोटॉक्सिक भी है, इसके साथ ये जॉन्डिस, हेपेटाइटिस वगैरह कॉज कर सकती है। इसके साथ ये PTW PCW, ठीक है, इनके लेवल को बढ़ा सकती है। कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन, वारफरिन, इसके साथ सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस और हिमोलिसिस इन ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी इनमें करवा सकती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आइसोनियाजाइड की वजह से पीरियडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस, रेस्टलेसनेस और इंसोम्निया, मसल ट्विचिंग को प्रिवेंट करने के लिए आपको ये ड्रग देनी पड़ती है। जो रिफेम्पिन है, रिफेम्पिन के अल्टरनेटिव ड्रग या रिफेम्पिन के जैसी ड्रग कौन कौन सी है, रिफाब्यूटिन है, रिफापेंटिन है और रिफैक्सिमिन है। आपने इन तीनों को याद रखना है। दूसरा सवाल था कि कंबाइनिंग डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट विद मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल एंटी ओमेबिक ड्रग होते हैं। आपको पता है कि जो इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं, इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ में आपने क्रिप्टोस्पोरिडियम को आपने भूल जाना है। किसको भूल जाना है आपने, क्रिप्टोस्पोरिडियम को भूल जाना होता है, बाकी सारों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका ओमाइबियासिस के लिए इस्तेमाल होती है, इसके साथ साथ ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, ये ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस जो कि यूरोजेनिटल है, और गियार्डिया लैम्ब्लियास के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। गियार्डियासिस के लिए इस्तेमाल होती है। तो प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं। बाकी बैक्टीरिया में बैक्टीरियोइड, सी से क्लोस्ट्रिडियम, डी से सूडोमेम्ब्रेनस एंटीरोकोलाइटस, एच से फ्यूजोबैक्टीरियम, जी से गियार्डियासिस और गार्डिनीला वेजाइनालिस, एच से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और एस से एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई। अब वो कहते हैं कि जब आपने क्या देना है, आपने मेट्रोनिडाजोल देना अमीबा को ठीक करने के लिए, ठीक है, अमीबिक डिजीज़ हो गई है, तो उसके लिए आपने डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट भी इस्तेमाल करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर आपने एक चीज़ को नोट करना है कि क्लोरोक्विन ये वो ड्रग है जो आप अमीबियासिस को और मलेरिया दोनों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो उमाइबियासिस है, उमाइबियासिस एसिम्प्टोमेटिक उमाइबियासिस को ठीक करने के लिए डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट देते हैं, जबकि माइल्ड टू मॉडरेट के लिए मेट्रोनिडाजोल प्लस लूमिनल एजेंट, जो लूमिनल एजेंट कौन सा है, डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट होता है। जबकि सीवियर इंटेस्टिनल इन्फेक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए या मॉडरेट हो या चाहे हेपेटिक एब्सेस हो, तो उसके साथ आपको मेट्रोनिडाजोल के साथ आपको कोई ना कोई लूमिनल एजेंट चाहिए होता है, क्योंकि जो लूमिनल एजेंट होगा ना, ये वाला जो डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट है ये कन्वर्ट हो जाता है डिलॉक्सानाइड फ्री बेस में, जो कि एक्टिव उमाइबिसाइड है, और ये लूमिनल एजेंट है जो सिर्फ जीआईटी के अंदर काम करता होता है। तो फिर उमाइबियासिस को प्रॉपर ठीक करने के लिए और लूमिनल
ओमाइबीसाइड प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ल्यूमिनल ओमाइबीसाइड का क्या मतलब हुआ, ल्यूमिन में ओमाइबा को मारने वाली ड्रग। तो जो ल्यूमिनल ओमाइबीसाइड है वो डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट होती है, और मेट्रोनिडाजोल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपको डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट देना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर। इन शॉर्ट आपको साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है। हेपेटिक एब्सेस और दूसरी एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल के लिए, इन सब के लिए आपने लिखा हुआ होगा मेट्रोनिडाजोल, लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक होता है उसके लिए आपने यूज़ करना है डिलॉक्सानाइड फ्यूरेट, ठीक हो गया। तो ये वाला सवाल हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्रॉनिकली इल फीमेल ऑफ 20 years सफ़र फ्रॉम सिस्टमिक कैंडिडल इन्फेक्शन, इनुमरेट यूजफुल ड्रग्स अगेंस्ट कैंडिडा अल्बाइकेंस। कैंडिडा अल्बाइकेंस के अगेंस्ट कौन कौन सी ड्रग्स इंपॉर्टेंट होती है। राइट डाउन मैकेनिज्म ऑफ एनी वन ऑफ दिस। कैंडिडा के लिए कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। कैंडिडा तो हमें जाना पड़ेगा एंटी फंगल ड्रग्स वाले चैप्टर में। तो एंटी फंगल वाले चैप्टर की तरफ आ गया। लास्ट में कुछ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो म्यूकोकुटेनियस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। म्यूकोकुटेनियस इन्फेक्शन डर्मेटोफाइटोसिस की वजह से होता है। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए 3 तरह की ड्रग्स इस्तेमाल होती है, ग्रेसोफिल्विन, टर्बिनाफिन और एजोल एंटीफंगल। लेकिन ये ड्रग सिस्टेमिकली दी जाती है, ओरल रूट के जरिए दी जाती होती है। अगर ग्रेसोफिल्विन की बात करते हैं तो ग्रेसोफिल्विन करती क्या है, ग्रेसोफिल्विन माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन को ख़राब कर देती है, ठीक हो गया, और इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड की पॉलीमराइजेशन को भी ब्लॉक कर देती है। तो उसके 2 फंक्शन हो गया आपको, ठीक हो गया। और इसका रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या होगा, इसके ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देना। जो ग्रेसोफिल्विन है ये भी डर्मेटोफाइटोसिस के लिए इस्तेमाल होती है, ओके, डर्मेटोफाइटोसिस के लिए, स्पेसिफिकली स्किन और हेयर का डर्मेटोफाइटोसिस हो जाता है। टर्बिनाफिन करती है, टर्बिनाफिन स्क्वेलिन अपॉक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ये स्क्वेलिन अपॉक्सीडेज एंजाइम कौन सा एंजाइम था, ये वाला एंजाइम था, ठीक हो गया, ओके। तो ये भी डर्मेटोफाइटोसिस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद नेक्स्ट है एजोल्स। एजोल वोरिकेनोजोल और पोसाकोनोजोल, पीवी के अलावा या वीपी के अलावा, ठीक है, वी, ठीक है, पीटीवी से आप याद रख सकते हो या वीआईपी से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इनके अलावा जो ड्रग्स होती हैं वो इस्तेमाल होती है डर्मेटोफाइटोसिस से, और इनको दिया जाता है पल्स फॉर्म में। पल्स फॉर्म में, पल्स फॉर्म से देने का फ़ायदा क्या है, इस पल्स फॉर्म में देने की वजह से आपको एडवर्स इफेक्ट कम से कम देखने को मिल सकते हैं और खर्ची बच जाएगी, ठीक है। इसके बाद टॉपिकली अवेलेबल ड्रग्स, तो टॉपिकली जो स्किन के ऊपर लोकलाइज्ड अप्लाई होती है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन कॉज बाय कैंडिडा और डर्मेटोफाइटोसिस। तो निस्टैटिन जिस तरह एक काइनोकैंडिन काम करती थी उसी तरह निस्टैटिन काम करती है। ये एर्गोस्टेरॉल पे जाके बाइंड करके इसकी परमिएबिलिटी को ख़राब कर देती है। तो ये कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लोकल कैंडिडल इन्फेक्शन को करने के लिए। दूसरी जो टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग्स है वो कौन कौन सी है, मिकोनाजोल है, क्लोट्रीमाजोल है, जिससे आपने याद किया था, केएमसी से याद किया था, ठीक हो गया। ये इमीडाजोल क्लास से बिलोंग करती है। अब वो पूछ रहा है कि कैंडिडा के लिए कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं कैंडिडा को ठीक करने के लिए। तो कैंडिडा को ठीक करने के लिए एम्फोटेरिसिन बी के लिए क्या फार्मूला था, कैमिमोनिक था, ABC CMH के, CMH के अंदर ABC पढ़ाई जाती है। हाँ, ये वीडियो देखने के बाद CMH वाले कहीं मेरे पास ना आ जाए। ए से एस्परजिलस, बी से ब्लास्टोमाइसिस, सी से कैंडिडा, सी से क्रिप्टोकोकस, एच से हिस्टोप्लाज्मा और एम से म्यूकोर, ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इसी का होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन के लिए क्या फार्मूला था, 3C था, 3C। 3C कौन कौन से होते हैं, ये क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस है, कैंडिडा है, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है, मोल्ड्स की वजह से होता है। इसके बाद एजोल्स, एजोल में आपने किस तरह से याद किया था, कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल का सबसे ज़्यादा नैरो स्पेक्ट्रम होता है और ये सिस्टेमिक माइकोसिस के लिए रेयरली यूज़ करते होते हैं, लेकिन ये म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह अगर हमने यहाँ पे देखा था म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस के लिए, और दूसरी तरफ डर्मेटोफाइटोसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फ्लूकोनाजोल, जब हमें फ्लू होता है तो फिर एसोफेगस में भी सिक्रेशन जाती है, फेरिंग्स में भी जाती है, तो एसोफेगियल, ओरोफेरेंजियल और वेजाइनल इनके लिए इस्तेमाल होता है कैंडिडियासिस के लिए, ठीक हो गया। इसके अलावा कोकाइडियोट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरा सी है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस, ठीक हो गया। इट्रोकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है। ब्लास्टोमाइसिस है, स्पोरोथ्रिक्स है और सबक्यूटेनियस क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, BSC वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, BSC इट्रोकोनाजोल। जबकि वेरिकोनाजोल इन्वेसिव एस्परजिलोसिस के लिए इस्तेमाल होती है। पोसाकोनाजोल ये भी कैंडिडा और एस्परजिलस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ ये वाइट ड्रग है जो राइजोपस के लिए भी इस्तेमाल होती है। आइसोवोकोनाजोल, इसकी भी पोसाकोनाजोल से सिमिलरिटी है। तो कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल हो रही है कैंडिडा के लिए, तो पहला म्यूकोकुटेनियस कैंडिडा के लिए कीटोकोनाजोल, ठीक है। फ्लूकोनाजोल ये भी इस्तेमाल हो रही है कैंडिडा के लिए। इट्रोकोनाजोल ये वाली भी कैंडिडा के लिए इस्तेमाल
नहीं होती, ये वाली नहीं होती कैंडिडा के लिए। ये वाली वोरिकोनाज़ोल ये भी कैंडिडा के लिए इस्तेमाल नहीं होती। पोसाकोनाज़ोल ये कैंडिडा के लिए इस्तेमाल होती है। इट्राकोनाज़ोल ये भी कैंडिडा के लिए इस्तेमाल होती है। सारी की सारी ड्रग्स तो कैंडिडा के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो आपने सारी एंटी फंगल ड्रग्स के नाम लिख देने हैं। इसका देख लेते हैं क्लिनिकल यूज़। इकाइनोकेंटिन का जो कैस्पोफेंजिन होती है, कैस्पोफेंजिन इस्तेमाल होती है डिससेमिनेटेड और म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडा के लिए, ठीक हो गया। और जो दूसरा है एनिड्यूलाफेंजिन, ये इसोफेजियल और इन्वेसिव कैंडिडियासिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस के लिए मीकाफेंजिन है और फॉर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक हो गया। तो म्यूकोक्यूटेनियस के लिए कैस्पोफेंजिन और मीकाफेंजिन, जबकि एंड्यूलाफेंजिन ये इसोफेगियल और इन्वेसिव कैंडिडियासिस के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे ड्रग्स कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये बता देना, एम्फोटेरिसिन, फ्लूसाइटोसिन, कीटोकोनाजोल, सब के नाम ही आपने लिख देने हैं, ठीक हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पहले से पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से कर लेना। हमने कितने सवाल कवर कर लिए हैं? 13 से लेकर 16, 13, 14, 15, 16 हमने इतने सवाल पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछ रहा है वो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स का है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसको इंशाल्लाह ताला कल कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।